हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री बड़ी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। आइए आपको ले चलते हैं सेमेस्टर सेकंड के मैथ के सब्जेक्ट में, जहां की आज हमें चर्चा करना है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर आधारित या पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनका प्रतिलोम। यानी हमने अगले वीडियो में पढ़ लिया था पूर्णांक, पूर्ण, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। आज अगला अध्याय है इस वीडियो में, जहां की हमें चर्चा करना है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर आधारित ये सब गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम। जिसमें कि पहला नंबर हमारा जो पॉइंट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो है धन पूर्णांकों का योग। तो हम अब जानेंगे कि किस प्रकार से धन पूर्णांकों का योग किया जाता है या इसके क्या नियम है। तो इसके नियम में पहला जो नियम है हमारा वो है संबरक नियम। संबरक नियम यानी धन पूर्णांकों के योग में पहला जो हमारा नियम है वो है संबरक नियम। तो हम जानेंगे कि संबरक नियम क्या कहता है। तो आइए आपके सामने हम संबरक नियम की परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। तो संबरक नियम जो ये कहता है कि दो धन पूर्णांकों का योग सदैव धन पूर्णांक होता है। यानी संबरक नियम ये कहता है कि दो धन पूर्णांकों का जो योग होता है हमेशा धन पूर्णांक ही होता है। जैसे कि अगर 4 + 3 यहाँ पर कर दिया जाए, 4 + 3 तो इसके बराबर ये क्या होगा 7। और ये 7 कौन सा है, क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक। और यहाँ भी 4 धन पूर्णांक है, यहाँ भी 3 धन पूर्णांक है। तो हम ये कह सकते हैं कि संबरक नियम जो कहता है वो ये कहता है कि दो धन पूर्णांकों का योग जो होता है सदैव धन पूर्णांक ही होता है। ये संबरक नियम कहता है। इसके बाद अगला जो नियम है धन पूर्णांकों से संबंधित वो है क्रम विनिमय नियम। यानी दूसरा जो इसमें नियम है वो है क्रम विनिमय नियम। अब आइए जानते हैं कि क्रम विनिमय नियम क्या कहता है। तो क्रम विनिमय नियम जो कहता है वो ये है कि दो धन पूर्णांकों का क्रम अगर आपस में बदल कर जोड़ा जाए तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये गणितीय संक्रियाओं का क्रम विनिमय नियम कहता है। जैसे क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि दो धन पूर्णांक, मान लीजिए कि एच यानी जैसे कि उदाहरण आपके सामने ए, मान लेंगे कि ए और बी दो धन पूर्णांक है, ए और बी दो धन पूर्णांक है। तो a + b का जो योगफल होगा वही योगफल b + a का भी होगा। यानी क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि दो धन पूर्णांकों का योग हम क्रम बदल कर करें तो उसके वैल्यू में या उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि a + b को हम चेंज करके b + a भी लिख सकते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये क्रम विनिमय नियम कहता है। जैसे कि आइए हम धन पूर्णांकों पर उदाहरण देके आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कर दिया जाए कि 3 और +4, 3 + 4, और इसी का क्रम बदल कर हम यहाँ पर जोड़ दें 4 + 3, तो दोनों की वैल्यू 3 + 4, इसकी भी वैल्यू आएगी 7 और इसकी भी वैल्यू आएगी कितना, 7। तो क्रम चेंज करने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये क्रम विनिमय नियम कहता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सारा आप लोगों को अब तक संबरक नियम, क्रम विनिमय नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगला जो नियम है हमारा, कि अगला नियम हमारा क्या कहता है। तो आइए हम जानते हैं अगला नियम। जो अगला नियम है वो तीसरा नियम साहचर्य नियम है। साहचर्य नियम। अब हम जानेंगे कि साहचर्य नियम क्या है। तो साहचर्य नियम के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि इसमें 3 धन पूर्णांक हो, जैसे कि 3 धन पूर्णांक हो और उनका योग किया जाए तो उनके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 5 और 3 के साथ यदि हम 8 का योग करें तथा वही योग हम 8 और 3 के साथ 5 का करें तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
ये साहचर्य नियम कहता है, यानी योग का साहचर्य नियम ये कहता है। योग का साहचर्य नियम, आइए उदाहरण के साथ हम आपको दिखाते हैं कि योग का साहचर्य नियम क्या कहता है। तो देखिए, जैसे यदि हम कहें कि 5 + 3 के योगफल में यदि हम 8 को जोड़ दें, तब भी इसका हम फिर 5 + 3 के योगफल में यदि हम 8 को जोड़े और यह कर दें कि 8 + 3 के योगफल में यदि हम 5 को जोड़ें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये योग का साहचर्य नियम कहता है। जैसे कि यहाँ 5 और 3 कर दे तो 8 और +8 बराबर यहाँ 16 हो गया और यहाँ 11 हो गया। 8 + 3 11 और +5 मिलकर यहाँ पर 16 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 3 धन पूर्णांकों को क्रम इनका चेंज करके, जैसे कि 5 और 3 के योगफल में यदि हम 8 को जोड़ें तथा 8 और 3 के योगफल में यदि हम 5 को जोड़ें तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये योग का साहचर्य नियम कहता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो है वो योग का क्या है, साहचर्य नियम है। अगला जो हमारा है, अब ये तो था हमारा धन पूर्णांकों का योग। आइए हम अब समझते हैं धन पूर्णांकों का गुणन, यानी किस प्रकार से धन पूर्णांकों का गुणा किया जाता है। तो अब हम समझेंगे धन पूर्णांकों का गुणन। धन पूर्णांकों का गुणन, तो धन पूर्णांकों के गुणन में पहला जो नियम है, पहला हमारा नियम वो है संवरक नियम। संवरक नियम, अब देखिए ये संवरक नियम क्या कहता है। तो अब चूंकि ये धन पूर्णांकों का गुणा है, यानी अब गुणा के संदर्भ में हम इस नियम को जानेंगे कि गुणा के संदर्भ में ये नियम क्या कहता है। तो संवरक नियम ये कहता है कि दो धन पूर्णांकों का गुणा यदि किया जाए तो जो संख्या जो प्राप्त होता है गुणनफल वो धन पूर्णांक ही होता है। जैसे कि अगर हम कह दें कि 6 × 7, यहाँ 6 भी धन पूर्णांक है, 7 भी धन पूर्णांक है, तो 6 और 7 का यदि हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 42, और ये 42 भी क्या होगा, धन पूर्णांक ही होगा। तो संवरक नियम ये कहता है कि धन पूर्णांकों के गुणन के रूप में संदर्भ में संवरक नियम ये कहता है कि दो धन पूर्णांकों का यदि गुणा किया जाए तो जो प्राप्त होता है वो धन पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी धन पूर्णांकों का गुणन नियम है। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा दूसरा नियम है धन पूर्णांकों के गुणन में, वो है क्रम विनिमय नियम। तो आइए हम समझते हैं क्रम विनिमय नियम क्या कहता है। तो दूसरा हमारा जो है वो है क्रम विनिमय नियम। तो हम आइए जानते हैं कि क्रम विनिमय नियम क्या कहता है। तो क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि यदि दो धन पूर्णांकों का क्रम बदलकर आपस में गुणा किया जाए तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि तब भी ये धन पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे कि मान लें कि यदि ए तथा बी दो धन पूर्णांक है, तब a × b = b × a होगा। यानी क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि यदि दो धन पूर्णांकों का गुणा क्रम बदलकर आपस में किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि मान लेंगे कि यहाँ a और b दो धन पूर्णांक है, तब a × b की वैल्यू जितनी होगी वही b × a की भी वैल्यू होगी। आइए एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम कहें कि यहाँ पर 8 × 7 है और यहाँ 7 × 8 कर दें, यानी 8 a के बराबर 7 b के बराबर, यहीं पर हम 7 × 8 कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये धन पूर्णांकों के गुणन के संदर्भ में क्रम विनिमय नियम कहता है। यानी यहाँ भी 56 और यहाँ भी 56, इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये गुणन का क्रम विनिमय नियम कहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला हम जानते हैं साहचर्य नियम
कि सहचर्य नियम क्या है। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे सहचर्य नियम। ठीक है, गुणन का सहचर्य नियम। तो अगला जो हमारा है वो है गुणन का सहचर्य नियम। तो तीसरा जो है वो है सहचर्य नियम, यानी ये गुणन के संदर्भ में सहचर्य नियम है, गुणन के संदर्भ में सहचर्य नियम है। तो सहचर्य नियम ये कहता है कि यदि ए, बी और सी, यानी यदि ए कामा बी कामा सी तीन धन पूर्णांक है, यानी ए, बी और सी तीन धन पूर्णांक हो, तो यदि ए, बी, सी तीन धन पूर्णांक हो तो यहां पर a गुणे बी गुणे सी इक्वल टू, देखिए a गुणे बी गुणे सी इक्वल टू a गुणे बी गुणे सी के बराबर होगा। ये सहचर्य नियम कहता है, यानी गुणन और योग की संक्रिया पर सहचर्य नियम लागू होता है। गुणन और योग की संक्रिया पे जो नियम लागू होता है उसको सहचर्य नियम कहते हैं। यानी तीन धन पूर्णांक है एबीसी और इनके कोई भी क्रम हो, इनका क्रम बदलकर यदि आपस में गुणा किया जाए तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये गुणन का सहचर्य नियम कहता है। जैसे कि यहाँ पर एबीसी तीन धन पूर्णांक है, यहाँ ए गुणे बी गुणे सी कर दिए या फिर ए गुणे बी गुणे सी कर दिए, इसके मान में कोई वैल्यू में इसके कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम कह दें 3 4 और गुणे यहाँ पर 5 कर दे, और वही हम कह दें यहाँ पर देखिए अगर ये हम कह दें यहाँ पे 3 गुणे इसके बराबर 3 गुणे 4 गुणे 5, तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी यहाँ ए के बराबर यदि हम 3 रखें, बी के बराबर 4 रखें और सी के बराबर 5 रखें तो 3 गुणे 4 गुणे 5 और यहाँ पर 3 गुणे यहाँ 4 गुणे 5 कर दे तब भी इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि 4 दिया 12 12 बचे, ये जो 60 होगा और यहाँ पर 3 गुणे यहाँ 4 बचे 20, यानी 20 भी आए 60 होगा। यानी ये जो वैल्यू आई और ये जो वैल्यू है ये दोनों इक्वल है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये धन पूर्णांकों का या धन पूर्णांकों के गुणन का सहचर्य नियम कहता है। ठीक है, ये हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला जो हमारा नियम है वो गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम है। वितरण नियम को समझते हैं, आइए हम जानते हैं वितरण नियम। तब तक ये हम आपके स्क्रीन से हटा दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे तीसरा जो हमारा चौथा जो हमारा नियम है वो है गुणन का, यानी चौथा जो हमारा नियम है वो गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम है। योग का वितरण नियम है। तो अब हम योग का वितरण नियम किस प्रकार से जानेंगे, तो यहां भी हम मानते हैं कि मान लीजिए कि यदि ए कामा बी कामा सी तीन धन पूर्णांक हैं, तीन धन पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक यानी ए बी सी तीन धन पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है ये हमने अगली वीडियो में बताया था, जिसको समझ में ना आया होगा पूर्णांक किसको कहते हैं तो वो मेरी अगली वीडियो देख लेगा। यानी पूर्णांक वो होता है जिसमें जीरो भी सम्मिलित होता है, यानी जीरो और प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित होती हैं, उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। सॉरी, जिसमें जीरो फिर इसके बाद धन पूर्णांक जैसे 1 2 3 और फिर ऋण पूर्णांक जैसे -1 -2 -3, ये तीनों सम्मिलित होते हैं, उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ बस केवल धन पूर्णांकों की बात हो रही है। यानी गुणन संक्रिया पर योग का जो वितरण नियम है ये कहता है कि यदि एबीसी तीन धन पूर्णांक है, तीन धन पूर्णांक है, तब ए गुणे
बी प्लस सी के बराबर होगा ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। यानी ये जो कहता है वो गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम कहता है कि यदि ए बी सी तीन धन पूर्णांक है तब ए गुणे बी प्लस सी के बराबर, यानी ए गुणे कोष्ठक में बी प्लस सी के बराबर होगा ए बी प्लस ए सी। आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से होगा। यदि हम ए बराबर यहाँ पर 2 रखें, बी बराबर 3 रखें और सी बराबर 4 रखें, तो देखिए यहाँ इसको अगर रखते हैं तो देखिए ये किस प्रकार से सिद्ध होता है। यहाँ पर 3 प्लस 4 बराबर, यहाँ पर हम कर दें कि ए का बी के साथ, ए का बी के साथ यानी 2 गुणे 3 प्लस यहाँ बी का ए का सी के साथ यानी 2 गुणे 4। तो आइए देखते हैं, यानी 2 और 4 प्लस 3 7 मिलकर कितना हो गया, यहाँ पर 14 हो गया, 14। और यहाँ कितना हो गया, 2 3 6 और प्लस 8, 4 दूनी के 8, तो ये भी 14। यानी इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम कहता है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यदि ए बी सी तीन धन पूर्णांक है तब ए गुणे बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। इसका ये जो इसकी वैल्यू है ये वाली, ये सब आपस में बराबर होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि ए बराबर 2 रखें, बी बराबर 3 रखें, सी बराबर 4 रखें, तो 2 गुणे 3 प्लस 4 बराबर 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 4, इसकी वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी। ये गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम कहता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे हम अगले नियम की तरफ चलते हैं कि हमारा जो अगला नियम है वो क्या कहता है। अब हम आगे जानेंगे आगे पूर्णांक में योग तथा गुणन के प्रतिलोम, यानी पूर्णांक संख्या में योग तथा गुणन के प्रतिलोम। अब हम ये समझेंगे, आपके सामने हमने रखा पूर्णांक संख्या में योग तथा गुणन के प्रतिलोम। तो हाँ, ये हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या में योग तथा गुणन के कौन कौन से प्रतिलोम हैं। तो इसमें 2 प्रकार के प्रतिलोम, एक पहला योगात्मक प्रतिलोम और दूसरा जो है वो है गुणात्मक प्रतिलोम। यानी 2 तरह के प्रतिलोम हैं इसमें दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी पूर्णांक संख्या में योग तथा गुणन के जो प्रतिलोम है वो 2 तरह के हैं। पहला योगात्मक प्रतिलोम, जिसको कि हम योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं, योज्य प्रतिलोम भी इसको हम कहते हैं। और दूसरा है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। तो आइए अब हम जानते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम क्या कहलाता है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे योगात्मक प्रतिलोम। तो पूर्णांकों में योग का एक ऐसा युग्म, यानी कह लें कि पूर्णांक संख्याओं में एक ऐसा जोड़ा जिसका की वैल्यू हमेशा 0 हो, यानी पूर्णांक संख्याओं में एक ऐसा युग्म जिसकी वैल्यू 0 के बराबर हो, उसी को योगात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। यानी योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम ये कहता है कि पूर्णांक संख्याओं का एक ऐसा युग्म जिसमें दोनों का योग जो हो वो 0 के बराबर हो, तो उसे ही योगात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। जैसे कि ए का योगात्मक प्रतिलोम -a होगा। यानी अब जैसे कि
ए एक धन पूर्णांक है और यहाँ पर माइनस एक ऋण पूर्णांक है। अब दोनों का जब हम योग करें तो 0 के बराबर होना चाहिए, तब ये जो एक होगा माइनस ए का योगात्मक प्रतिलोम होगा, यानी a माइनस ए दोनों को जोड़ें तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि a का जो योगात्मक प्रतिलोम है वो माइनस ए है और माइनस ए का जो योगात्मक प्रतिलोम है वो क्या है, प्लस ए है। तो अब एक छोटी सी बात हम आप लोगों को बता रहे हैं कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम खुद वही संख्या होगी, लेकिन यदि प्लस होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा वो, और ऋण होगा तो वो धनात्मक हो जाएगा। जैसे कि आइए हम कुछ एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगात्मक प्रतिलोम किस प्रकार से हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यदि हम कह दें कि 10 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो 10 का हम योगात्मक प्रतिलोम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमने यही कहा कि कोई संख्या है और उसका योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए यदि ये प्लस है तो वही संख्या होगी, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर कोई यहाँ पर -10 होता तो वही संख्या इसका योगात्मक प्रतिलोम होती, लेकिन वहां पर चिन्ह बदलकर धन पूर्णांक हो जाता। जैसे कि यहाँ पर 10 का योगात्मक प्रतिलोम हमें लाना है, तो ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे यहाँ पर जो 0 के बराबर आ जाए। तो हम मान लें कि प्लस x रखेंगे, प्लस x, क्योंकि दोनों का योग हम ऐसी संख्या रखेंगे। 10 का योगात्मक प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है तो 10 के सामने हम ऐसी संख्या रखेंगे जिसका योग 0 के बराबर हो, यानी दो धन पूर्णांकों का योग, यानी दो धन पूर्णांकों का ऐसा योग जिसका योग हमेशा 0 के बराबर होता है, उसी को योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है 10 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो 10 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, तो 10 का योगात्मक प्रतिलोम के लिए हमें x मान लेंगे कि 10 का जो योगात्मक प्रतिलोम है वो x है। 10 के साथ x को जोड़ देंगे और किसके बराबर दिखाएंगे, 0 के बराबर दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है। x बराबर जब 10 को हम 0 के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर क्या होगा, -10 होगा। तो अब 10 का जो योगात्मक प्रतिलोम आया वो क्या आया, -10 आया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि किस प्रकार से योगात्मक प्रतिलोम निकाला जाता है ये आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल हम आप लोगों को के सामने रख रहा हूं जिससे कि आप लोग आसानी से इसको कर लेंगे। कितने लोग स्वयं कर लिए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए अगला सवाल हम देखते हैं, जिससे कि कहें कि 15 का योगात्मक प्रतिलोम क्या कीजिए। 15 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से हम 15 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे, देखिए आप मान लेंगे कि माना 15 का योगात्मक जो प्रतिलोम है वो क्या है, x है। माना योगात्मक प्रतिलोम बराबर x, तो 15 में x जोड़ेंगे तो हमें किसके बराबर दिखाना है, यानी 0 के बराबर दिखाना है। अब यहाँ से x बराबर 15 को जब इधर लेके आएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, यानी 15 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, -15। उम्मीद करते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम के तरफ। तो अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है गुणात्मक प्रतिलोम। तो हम गुणात्मक प्रतिलोम को समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम किसी धन पूर्णांकों का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है गुणात्मक प्रतिलोम। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। तो दो धन पूर्णांकों का ऐसा गुणन, यानी दो धन पूर्णांकों का ऐसा गुणन जिसका वैल्यू 1 के बराबर हो उसे ही गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। जैसे कि मान लेंगे कि a का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/a होगा, 1/a होगा, यानी a का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 1/a होगा।
अब कहने का मतलब ये है गुणात्मक प्रतिलोम कि पूर्णांकों में एक ऐसा युग्म, पूर्णांकों का एक ऐसा युग्म जिसका गुणनफल सदैव एक होता है, वो गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। यानी कह सकते हैं छोटे से शब्दों में कि पूर्णांकों का ऐसा जोड़ा, पूर्णांकों का ऐसा जोड़ा जिसका गुणनफल सदैव एक के बराबर हो, वो गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो यहाँ पर ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/1 होगा, 1/में ए होगा, तभी इसके ए के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर ए गुणे हम 1/a करें तभी ये 1 के बराबर होना चाहिए। यानी किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम लाने के लिए हमें 1 के बराबर, यानी इस ऐसी संख्या से गुणा करना होगा जिसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर ए से 1 घटा देंगे तो 1 के बराबर 1 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या है, 1/में। आइए एग्जांपल्स के दौरान हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, बस मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते रहिए दोस्तों। तो अब हम ये कह सकते हैं, कहें कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये सवाल आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है क्योंकि कई बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं। यानी 5 का गुणात्मक प्रतिलोम हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम माने कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम लाने के लिए हमें यहाँ पर ऐसे पूर्णांकों से गुणा करना है जिसकी वैल्यू 1 के बराबर आनी चाहिए। तो हम कहें कि यहाँ पर कोई संख्या मान लें कि नहीं पता है, तो हम मान लें कि x से गुणा करेंगे। यानी 5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो कितना है, x है। तो अब यहाँ से 5x बराबर 1 होगा। यानी अब करेंगे 5x बराबर 1 या x बराबर कितना हो जाएगा, 1/5। तो 5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम आया वो कितना आया, 1/5। अब देखें कि 5 गुणे 1/5 करें तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ रही है, ऐसे कटा देंगे, यानी 1 के बराबर 1। यानी अब छोटे से शब्दों में हम कहें कि गुणात्मक प्रतिलोम वह किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिससे दोनों का आपस में गुणा करने पर उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो। तो किसी भी संख्या का अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है तो उसको 1/में खुद वही संख्या कर देंगे। जैसे कि 5 का पूछा तो इसको कर दिए 1/5। यही 7 का पूछता तो उसको कर देते गुणात्मक प्रतिलोम 7 का 1/7। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे अगला भाग हम लेकर आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको नमस्कार।